हेलो दोस्तों, मैं सचिन मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SSB सॉल्व में। और जैसा कि कल ही हम लोगों की बात हो गई थी कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में यूरोपियों का आगमन। तो यूरोपी किस तरह से भारत में आए, कैसे उनका व्यापार शुरू हुआ, क्या क्या उन्होंने किया भारत में, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। उनकी देन क्या थी भारत की, और उसके बाद भारत से वो लोग क्या लेके गए, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आए यहाँ पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए। इटली का एक नाविक था, वेनिस का एक नाविक था, नाम था मार्को पोलो। देखिए, कल भी हमने कहा था कि इतिहास महज एक कहानी है, तो कहानी की तरह हम लोग सुनेंगे। मार्को पोलो एक यात्री था, इसने चीन की यात्रा की। चीन की यात्रा करने के बाद जब इसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा तो उसमें उसने पूर्व की अथाह धन संपदा का वर्णन किया था। उसमें उसने बताया कि पूर्व के लोग बहुत ज़्यादा संपन्न हैं। इसी यात्रा वृत्तांत को पढ़ के यूरोप के जो अन्य लोग थे उनका मन किया कि अब हम भारत से और अन्य पूर्व देशों से व्यापार शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब जो है यहाँ से व्यापार करने का केवल दो रास्ते थे। व्यापार करने के लिए केवल दो रास्ते थे, जिसमें से एक तो था फारस की खाड़ी, और दूसरा था लाल सागर से होता हुआ एक रास्ता। दूसरा लाल सागर। लेकिन जो लाल सागर से होता हुआ रास्ता था यह बहुत ही दुष्कर था, बहुत ही दुर्गम था, कठिन था। क्यों? क्योंकि यहाँ जो घाटियाँ थी उसमें कोहरा पड़ता था, बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता था, और यहाँ पे दुर्गम चट्टानें थीं, जिसकी वजह से यहाँ से ये जो मार्ग था ये श्रेयस्कर नहीं था। तो इसके लिए इसको प्राथमिकता दी जाती थी। अब उसके बाद हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा। चौदह सौ तिरपन में हुआ क्या कि तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण करके उसको अपने अधीन कर लिया। किस पे? कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण करके इसको अपने अधीन कर लिया, और यहां ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की। ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना के बाद हुआ क्या कि ये लोग जो थे तुर्कों ने यूरोप का जो व्यापार था, यूरोप के व्यापार में अड़चनें पैदा करनी शुरू कर दी। जैसे फारस की खाड़ी से जितने भी नगर राज्य सब पड़ते थे वहाँ टैक्स बढ़ा दिया गया, और अन्य तरीके की बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए। तो इससे यूरोपवासी बहुत परेशान हो गए। ठीक है, अब हुआ क्या कि दो रास्ते, एक तो फारस की खाड़ी और दूसरा लाल सागर। अब क्या किया जाए? लाल सागर वाला रास्ता सही तो ही नहीं था एकदम, बिल्कुल ही। तो अब
बचा एक फारस की खाड़ी, उसमें भी क्या हुआ कि अड़चनें पैदा होने लगी। तो उनके पास केवल एक विकल्प बचा कि वो अपना व्यापार जल मार्ग से शुरू करें। अब जल मार्ग से शुरू करने के लिए 1486 में, किसमें, 1486 में एक नाविक था जिसका नाम था बार्थोलोम्यो डियाज। बार्थोलोम्यो डियाज ने जलमार्ग से रास्ता खोजने की कोशिश की और वो रास्ता खोजते हुए पहुंचा, ये अफ्रीका है, इसके एकदम दक्षिणी बिंदु पर। जब दक्षिणी बिंदु पर पहुंचा तो उसने इसका नाम दिया उत्तम आशा, उत्तम आशा अंतरीप। इसी को कहा गया केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, उत्तम आशा का अंतरीप या अच्छी आशा का अंतरीप, कहीं कहीं अच्छी उम्मीद का अंतरीप भी कहा जाता है, उत्तम आशा द्वीप भी कहा जाता है। यह जनरली पूछा जाता है एग्जाम में। तो अब हुआ क्या कि इसने केप ऑफ गुड होप की खोज की। इसके बाद 1492 में स्पेन का एक यात्री था, उसका नाम था कोलंबस। क्या नाम था? कोलंबस। कोलंबस ने भी जलमार्ग खोजने की कोशिश की और भारत को खोजने के चक्कर में इसने अमेरिका को खोज डाला। अमेरिका को खोजने का मतलब कि अमेरिका तो पहले से था, लेकिन अमेरिका को जाने वाले जलमार्ग की खोज कर दी। ठीक है, सिलसिला जारी था खोज का, क्योंकि उनको तो आना था पूर्व में। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक और व्यापारी 20 मई 1498, ठीक है, 20 मई 1498 को पुर्तगाल का नाविक वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप से होता हुआ केप ऑफ गुड होप से होता हुआ एक गुजरात का पथ प्रदर्शक था, गाइड था, जिसका नाम था अहमद इब्न मजीद। इस अहमद इब्न मजीद की सहायता से वो उतरा कहाँ? कालीकट पहुंचा। कहाँ? कालीकट। ठीक है, अब कालीकट पहुंचने के बाद हुआ क्या कि यहां का शासक था, नाम था जमोरिन। नाम था जमोरिन। अब इस जमोरिन ने इसका स्वागत किया कालीकट में। कालीकट में जमोरिन ने इसका स्वागत किया और उसके बाद उसने इसे जो है मसालों और अन्य सामग्रियों को ले जाने की अनुमति दे दी। वास्को डिगामा मसालों को लेकर गया। 3 महीने के आसपास ये रुका हुआ था यहाँ। 3 महीने बाद जब वो गया तो मसालों और अन्य सामग्रियों को लेकर गया और वहां जाके उसने काली मिर्च से बहुत ही ज्यादा, लगभग 60 से 70 गुना मुनाफा कमाया। मुनाफा मतलब लाभ। ठीक है,
60 से 70 गुना फायदा कमाया। अब कोई भी अगर 60 से 70 गुना फायदा कमाएगा, उसके बारे में किसी को जानकारी मिलेगी तो सब सोचेंगे कि हम भी व्यापार करना शुरू करें। उसके बाद क्या हुआ कि 1500 में अल्वारेज बैकरल, ठीक है, अल्वारेज केबरल के नेतृत्व में एक और जहाजी बेड़ा आया। जहाजी बेड़ा आया, इसको दूसरा अभियान कहते हैं, क्योंकि पहला अभियान तो यही 1498 वाला था, ठीक है। दूसरा अल्वारेज केबरल, और 1502 में, पहले तो 1501 आता है, 1501 में मैनुअल प्रथम, पुर्तगाल का राजा था मैनुअल प्रथम, इसने कहा कि पूरे पूर्व पर जितना व्यापार है पूर्व में, सब पर इसका आधिपत्य हो गया। इसने खुद को मालिक घोषित कर दिया। खुद को इसने क्या किया? मालिक घोषित कर दिया। अब 1502 में वास्को डी गामा फिर से भारत आया। 1502 में वास्को डी गामा फिर से भारत आया, लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार हमारे यहां अरब व्यापारी बहुत पहले से थे। अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया, और जब अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया तो चूंकि अरब बहुत बड़ी संख्या में थे और व्यापार पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण था इसका, तो इसलिए जमोरिन ने भी वास्को डी गामा का विरोध किया। आई बात समझ में? जमोरिन ने भी इसका विरोध किया। और उसके बाद जब जमोरिन ने वास्को डी गामा का विरोध किया, तो केवल अगर गुजरात को छोड़ दिया जाए, गुजरात को अगर छोड़ दिया जाए, यहाँ का एक शासक था, उसका नाम था महमूद बेगड़ा। इसके अलावा पूरा दक्षिण भारत जो था वो छोटी 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 रियासतों में बटा हुआ था। अब मान लो ये कालीकट है, और मान लो ये कोच्चि है। क्या है ये? कोचीन। इन दोनों में शत्रुता थी, इन दोनों में शत्रुता थी। तो वास्को डी गामा ने, चूंकि जमोरिन ने उसका विरोध किया था जो कि कालीकट का शासक था, तो वास्को डी गामा ने कोचीन को इसके खिलाफ और भड़काया, और यहां पे पहली फैक्ट्री बना दी। यहां पे क्या किया? पहली फैक्ट्री बनाई। अब उसके बाद पहली फैक्ट्री बन गई। अब पुर्तगालियों ने किया क्या? ध्यान से सुनिएगा। पुर्तगालियों ने 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, इसको पहला गवर्नर बना के भारत भेज दिया। गवर्नर बना के भारत भेज दिया। और इसने भारत आते ही पहला काम क्या किया? कोचीन का दुर्गीकरण कर दिया। क्या कर दिया? दुर्ग बनवा दिया। ठीक है। अब उसके बाद
और इसने एक नीति चलाई, उसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, या इसको कहते हैं शांत जल की नीति। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी थी क्या? ब्लू वाटर पॉलिसी का मेन मकसद था कि ये भारत है, ये हिंद महासागर है, तो इस पे हम अपना आधिपत्य कर लेंगे। और जब आधिपत्य करने के बाद क्या होगा कि यहाँ के जो व्यापार है, जो जल मार्ग से जितना भी व्यापार होगा, सब पर हम टैक्स लगाएंगे, इस पूरे व्यापार पर आधिपत्य जमा लेंगे। यही था इसका ब्लू वाटर पॉलिसी का मकसद। ये 1505 से 1509 तक गवर्नर रहा। 1509 में एक और गवर्नर जिसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। अब 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया। देखिए, एक मजेदार बात बताते हैं आपको। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नाम पे हमारे यहाँ एक आम का नाम है, अल्फांसो नाम आम का है, जिसको हम लोग हापुस कहते हैं ना, हापुस। ये इसी गवर्नर जनरल के नाम पे पड़ा हुआ है। अब अल्बुकर्क ने क्या किया? अल्बुकर्क एक बार पहले भी आ चुका था। 1503 में एक जहाज था स्क्वाड्रन, ये इसका कमांडर बन के आया था, ठीक है, इसका कमांडर बन के ये आया था। अब इसके बाद जब अल्बुकर्क आया तो अल्बुकर्क बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही समझदार इंसान था। अल्बुकर्क को असल में पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में। अल्बुकर्क ने हिंदुओं की स्त्रियों के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा, नीति अपनाई कि हिंदू स्त्रियों के साथ विवाह करेंगे। क्यों? क्योंकि उनसे बच्चा पैदा करके फिर वो अपनी बस्ती बसाते हैं यहाँ। तो इसलिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क को यहाँ वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1510 में बीजापुर का एक सुल्तान था, नाम था आदिल शाह। अल्बुकर्क ने आदिल शाह को हराया और गोवा पर कब्जा कर लिया। ये गोवा पर जो कब्जा था, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट, नाम तो सुना होगा आपने। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद पहली बार किसी ने भारत के किसी क्षेत्र पर कब्जा किया था। अल्बुकर्क लगभग 1509 से 1515 तक भारत में रहा। फिर 1511 में और 1515 में, 1511 में इसने मलक्का मंडी पर अधिकार कर लिया और 1515 में
इसने हारमूज पर अधिकार कर लिया। अब आप लोग के दिमाग में आएगा मलक्का मंडी कहाँ थी और हारमूज कहाँ था। देखिए ये हमारा भारत है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से ये अफगानिस्तान वगैरह हो गए, ये यहाँ पे अफ्रीका शुरू हुआ, यहीं पे हारमूज है, और मलक्का मंडी दक्षिण पूर्व एशिया में मलक्का मंडी इधर है। तो इसने दोनों जगहों पर आधिपत्य कर लिया। अब जब इसने दोनों जगहों पर आधिपत्य कर लिया तो सीधी सी बात है कि हिंद महासागर तो इनके कब्जे में आ गया ना, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक। अब उसके बाद फिर आते हैं वास्को डी गामा पे। वास्को डी गामा फिर से 1524 से 1529 तक गोवा गवर्नर रहा, और ये मरा भी यहीं पे। आज भी इसकी कब्र गोवा में ही है, ठीक। अब देखिए एक व्यवस्था का नाम आता है, नाम है कार्टेज व्यवस्था। कार्टेज क्या था? कार्टेज ये था कि इनका आधिपत्य तो हो गया हिंद महासागर में। अब हिंद महासागर के बाद इन्होंने क्या किया कि हिंद महासागर से जितने भी व्यापार होंगे वो उनको सुरक्षा देंगे और बदले में उनसे टैक्स लेंगे। तो यही जो टैक्स की व्यवस्था थी इसी को कहा गया कार्टेज व्यवस्था। इसी को क्या कहा गया? कार्टेज व्यवस्था। ठीक है, तो अब देखिए वास्को डी गामा आया, मर गया। फिर इन्होंने अकबर और जहांगीर इन लोगों से भी अपनी फैक्ट्रियां खोलने की अनुमति ली। ठीक है, चटगांव और सतगांव पश्चिम बंगाल, इन्होंने यहां पे अपनी फैक्ट्रियां बनाई। उसके बाद हुगली को इन्होंने अपना मारकाट का अड्डा बनाया। हुगली को इन्होंने अपना अड्डा बनाया। ये क्या करते थे? जहाजों को लूट लेते थे यहां पे। उसके बाद हुआ क्या? देखिए, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, उसको अभी करा देते हैं हम आप लोगों को। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एक तरफ दे दिया कोलंबस, वास्को डी गामा, कैप्टन कुक, ठीक है, कैप्टन कुक, और एक और आदमी नाम था तस्मान। ठीक है, ये हालैंड का रहने वाला था। ये ब्रिटेन, पुर्तगाल और ये स्पेन,
इसने अमेरिका की खोज की। ठीक, इसने भारत जलमार्ग की खोज की। असल में भारत पहले से था, अमेरिका पहले से था। ठीक है, और उसके बाद कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया, और इसने वान डीमंस लैंड, ये उस समय नाम था। वर्तमान में इसका नाम इसी तस्मान के नाम पे इसका नाम रखा गया है, तस्मानिया। ये क्वेश्चन बार बार मैच करने के लिए पूछता है, तो आप लोग ध्यान देंगे इस पे। ठीक है, देखिए आज के लिए बस इतना ही। हो सकता है कि कल से ज़्यादा समय का वीडियो मिले, आज बस इतना ही, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। फिर मिलेंगे आपसे और कहानी को आगे जारी रखेंगे। किस तरह से पुर्तगालियों ने भारत को क्या क्या दिया, क्या क्या लेके गए, कैसे अकबर, जहांगीर, शाहजहां के काल में क्या क्या हुआ। शाहजहां ने इनको मार के भगा भी दिया था यहाँ से। ठीक है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, कहानी जारी रहेगी। तब तक के लिए मिलते हैं कल। धन्यवाद।